रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो अभी चल रहा है, लेकिन तो भी वॉलेटाइल है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है। न्यू हाइज ज़रूर ले रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। वॉलेटाइल अभी भी मार्केट्स हैं। क्या रीजंस देख रहे हैं आप इसकी वजह? तो पहली चीज़ है कि एफआईएस को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हमारी ग्रोथ एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे आए जिससे वो जो हमारी वैल्यूएशंस है जो उसको जस्टिफाई करे। ग्रोथ रेट तो अच्छी है मगर इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो इस 6.5-7% से 8-10 जाने वाली एक रास्ता देखा था पहले और उस भरोसे पे उन्होंने निवेश किया था। तो उसके बाद देखें तो जीडीपी ग्रोथ लास्ट सितंबर में गिरी थी। अब भी आप देखें तो 8.2% जीडीपी आया है। मगर ख़ास करके आप देखें तो जो चीज़ एक्सपोर्ट्स की बूस्ट थी बिकॉज़ टैरिफ के आने से पहले थोड़ी ये जो अपना जो प्रोडक्ट को बेच दिया लोगों ने तो उसके कारण बूस्ट थी। सेकंड आप देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स ग्रोथ सीज़न थी ना, वो ऑलरेडी आ चुकी है। ये जीडीपी पिछले क्वार्टर की जीडीपी है। तो अर्निंग सीज़न उसके पहले ही आ जाती है। तो उस अर्निंग सीज़न की ग्रोथ रफली एक बॉटम आउट हुआ है, सोच ये है। मगर अभी भी सेकंड हाफ का ग्रोथ अगर मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में 8% और अभी 8.2 तो एवरेज रख लिए 8% का रख लिए फर्स्ट हाफ का। मगर आरबीआई का मानना यह है कि ओवरऑल साल का ग्रोथ 6.8 ही लगेगा। तो दैट मीन्स कि आपको सेकंड हाफ का ग्रोथ स्लो डाउन होगा इस ग्रोथ से, तभी आपको एक 6.8 ओवरऑल और डेफिनिटली सेकंड हाफ में आप 8% वापस ग्रोथ कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा है। तो डेफिनिटली ये एक बेस इफेक्ट का भी कारण था। 8.2 अच्छी खबर है, मगर जैसे मैं कह रहा था ये पास्ट का है। और उसके अलावा और एक जो चीज़ है ग्रोथ के बारे में वो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। अब 8.2 रियल जीडीपी है और खाली 8.7 नॉमिनल जीडीपी, यानी वो जो डिफ्लेटर होता है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, वो खाली आधा परसेंट यानी लो इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिख रहा है। तो ये कॉर्पोरेट ईपीएस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट ईपीएस नॉर्मली इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है और नॉमिनल जीडीपी इज अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ईपीएस। तो अगर नॉमिनल जीडीपी इज ओनली 8.7 तो यू कांट एक्सपेक्ट कि कॉर्पोरेट की अर्निंग्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। सो दो कुछ ब्रोकरेजेस ने अगले साल के लिए 14% निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ होगी करके उम्मीद रखा है। अभी तक वो डेटा ग्राउंड में से क्लियर कट नहीं है अनलेस इन्फ्लेशन थोड़ी डिसेंट लेवल पे बढ़ती है तभी कॉर्पोरेट ईपीएस बढ़ेगी। तो ये सब चीज है जो फॉरेनर्स को अभी तक एक जबरदस्त तरीके से लास्ट हफ्ता देख के अपने 3,600 करोड़ का आउटफ्लो था, व्हेreas 22,000 करोड़ डीआई ने सपोर्ट किया। तो डीआई का सपोर्ट जारी रहेगा, मगर क्या होता है डीआई की सपोर्ट में मार्केट एक लाइफ टाइम हाई को छुई क्योंकि एफआईएस की गिरावट जो बेचने की एक सिलसिला थी, वो थोड़ी कम हुई। क्योंकि डीआईएस तो पूरा जो पैसा आता है इन्वेस्टर से वो डिप्लॉय कर देते हैं। मगर मार्केट में और एक चीज़ होती है जो डीआईएस करते हैं वो सेक्टर रोटेशन होता है। तो एक सेक्टर में अगर अर्निंग सीजन अभी खत्म हो गई तो उनको जहाँ पे आउटलुक अच्छा दिखता है तो उधर निवेश करना है, तो किसी और में प्रॉफिट बुक भी करके उधर निवेश को डाइवर्ट करते हैं। तो इसलिए मार्केट उसी जो लाइफ टाइम हाई की बात की आपने, प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स वहीं पे घूम रही है। अब इसके बाहर जाना है तो शायद एक अगर आरबीआई अच्छी रेट कट करे इस फ्राइडे को, अब वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग है क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ 8% के ऊपर चल रही है, तो रेट कट की क्या ज़रूरत है? मगर इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें और आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि माहौल ठीक है रेट कट के लिए, कमिटी के हाथ में है। अब कमिटी को रेट कट करना चाहिए, मेरे उम्मीद यही है, दो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, सो वो भी दिख रहा है मार्केट के आज उतार-चढ़ाव में। क्योंकि अगर ग्रोथ स्ट्रांग है तो आरबीआई शायद उतना रेट कट के बारे में नहीं सोचेगी, बट मेरा मानना है कि उनको वापस रीइन्फ्लेशन करना है इकोनॉमी में। ये बहुत गिर चुकी है इन्फ्लेशन, तो थोड़ी बहुत एक रेट कट करके थोड़ी अगर इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम ग्रोथ को शायद अच्छी बूस्ट मिल सकती है। और सेकंड चीज है कि क्योंकि आज इन्फ्लेशन इतना लो है तो करंट रेट्स रियल रेट्स देखिए, इवन एट 5.5 5.5 तो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट लो सिंगल डिजिट पे है। तो रियल इंटरेस्ट रेट बहुत महंगी है और कॉर्पोरेट शायद वहां पे बोरो करने के लिए सोचेंगे क्योंकि उनको मानना है कि रियल इंटरेस्ट रेट को कम होना है। तो मेरे मन में आरबीआई को रेट कट करना चाहिए, मगर करते हैं कि नहीं ये अभी डाउट है, मार्केट को भी डाउट है। तो ये सब चीज लेकर मैं मानता हूं कि अगर रेट कट करती है
और समझिए कि 25 नहीं 50 भी करती है तो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा एक रिजॉन मिलेगा और एफआईएस की भी थोड़ी वापसी देख सकते हैं। मगर सबसे बड़ा चीज जो जरूरत है एफआईएस की वापसी और मार्केट की एक 26 को छोड़िए 27,000 तक निफ्टी जाने के लिए, तो वो होगा ट्रेड डील। और वहां पे तो हर कोई कहता है कि ट्रेड डील होने वाली है, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, बट नहीं आ रही है। शेयर आएगा आएगा कह रहे हैं, बट शेयर नहीं आ रहा है। तो वही फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो ट्रेड डील इज दैट सिंगल बिगेस्ट थिंग जो हमारी मार्केट को इस कंसोलिडेशन के लेवल से ऊपर ले जा सकता है। मगर मार्केट नीचे भी जाएगी नहीं, क्योंकि डीआईएस के पास भरपूर पैसा है और वो कोई भी सेक्टर में बहुत गिरावट आती है तो उसको सपोर्ट कर लेंगे और रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट। मैं कहूंगा कंसोलिडेशन फेस में है हम, विथ थोड़ी अपवर्ड बायस, जैसे कि रेट कट अच्छी आ जाए, ऐसी बात हो सकती जी, जैसे कि सर शेर आएगा आएगा, शेर ऐसे कह के तो नहीं आता है, वो आ जाता है। तो तभी हम देखेंगे कि कैसे शेर शेर एंट्री मारता है। लेकिन तभी तक अगर आप जो जो जैसे आपने कहा सर कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई, क्या हम डिफ्लेशन की तरफ है? मे बी येस, और एक इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्या एक डिमांड पिकअप होगी, एक मार्केट मोटिवेट होंगे और एक साइकिल चलेगी। अभी पता नहीं है, फिर 25-50 हम तो कुछ भी मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या आएगा। लेकिन जो दूसरी बात, ट्रेड डील बहुत बहुत अभी उसमें स्ट्रेच आउट हो गया है ऐसा लग रहा है, और वो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, ना इधर एफआईएस को आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप कैसे देखोगे अगर रेट कट आ जाता है, अगर, तो क्या एफआईएस की मूवमेंट चेंज होगी कि तो भी हम ट्रेड डील के पे ही अटके रहेंगे? नहीं, रेट कट अगर उम्मीद से बेहतर 50 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, खाली 25 से काम नहीं चलेगा। अगर 50 बेस होती है तो फॉरेनर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो रियल रेट्स है आरबीआई उसको कम कराने की कोशिश कर रही है। और उसके कारण देखिए हमारे देश में तीन क्या बोलते हैं पिलर्स होते हैं, दो देश की जीडीपी को आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा होता है प्राइवेट कैपेक्स, तीसरा होता है गवर्नमेंट कैपेक्स। अभी इतनी दिनों से क्या हो रहा है कि खाली गवर्नमेंट कैपेक्स ने इस जीडीपी को इस हद तक लेके आए और प्राइवेट कंजम्पशन में एक के शेप्ड, आपने पहले भी बात किया है कि महंगी चीजों बिक रही है, आम जनता की चीज नहीं बिक रही थी। अब जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट से ये कोशिश किया गया है कि मास कंजम्पशन को इंप्रूव करे। तो वो सेकंड पिलर अभी काम आने लगा है और अगले क्वार्टर में आप उसकी इंपैक्ट देखोगे इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ। मगर तीसरा पिलर जो है प्राइवेट कैपेक्स, वो बहुत रेट सेंसिटिव है। तो इतने हाई रियल इंटरेस्ट रेट एक नेगेटिव होता है प्राइवेट सेक्टर को अपना कैपेसिटी बढ़ाने में। सेकंड, इन्फ्लेशन अगर लो है तो उनकी भी एक दिलचस्पी नहीं होगी फ्रेश कैपेक्स क्रिएट करने में। अगर प्रोडक्ट की प्राइस उस इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़ने वाली है तो उनका जो ब्याज का जो ये होता है ना, द लोड ऑफ द इंटरेस्ट, वो कैसे कवर होगा अगर इन्फ्लेशन में उनके प्रोडक्ट की प्राइस बस 1%, 2%, 3% बढ़ रही है। तो ये लो इन्फ्लेशन की स्थिति दोनों तरफा इट्स नॉट गुड, बिकॉज रियल रेट्स को हाई रख रही है और डिमांड कॉर्पोरेट्स की आउटलुक को भी हार्म कर रही है। तो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रांग, और आरबीआई गवर्नर ने पहले भी दिखाया कि वो प्रोएक्टिवली एडवांस में करने के लिए तैयार है, जैसे 50 बेस उन्होंने किया। अब भी वक्त है मेरे ख्याल में कि ये लो इन्फ्लेशन से एक मॉडरेट इन्फ्लेशन की ओर इकोनॉमी को लेके जाना है, ताकि कॉर्पोरेट्स को भी एक ग्रोइंग प्रोडक्ट प्राइसेस का बेनिफिट मिले और डिमांड भी आ जाए। तो अगर ये 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करती है और स्टांस को भी न्यूट्रल से अकोमोडेटिव बनाती है ना, तब मेरा मानना है कि एक लेवल ऑफ एफआईएस वापस आ सकते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये 26,000 के लेवल से 27 के करीब आ सकती है निफ्टी, अगर एक भयंकर अच्छा रेट कट और अकोमोडेटिव पॉलिसी बन गया तो। मगर मेरा जो ट्रेड डील की बात कही आपने, वो अगर पॉजिटिवली होता है तो ट्रेड डील का होना एक बात है। दूसरी बात उसमें क्या है कि समझिए कि ट्रेड डील भी डिले होता है, मगर ये रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने की कोशिश तो मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं। उसके कारण अगर थोड़ी पॉजिटिविटी उधर दिखती है तो ये शायद ये एडिशनल 25% का टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाया गया था, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने भी रशिया का ऑयल खरीदना भी हमने कम करा दिया, वो पार्टली ड्यू टू सैंक्शंस, बट ओवरऑल कम हुआ है। तो अगर वो 25% एडिशनल टैरिफ भी हटती है, वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव मूव होगी कि trade relations are going in the right direction. That's enough for
सम लेवल ऑफ एफआई टू कम। मगर जब ट्रेड डील साइन होती है तो उसको भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है कि क्या अमेरिका का ज्यादा फायदा होगा, क्या इंडिया का ज्यादा फायदा होगा। निटी ग्रिटी को भी पढ़ना है ना। तो इतना एब्सोल्युटली। आसान नहीं है कि खाली ट्रेड डील साइन कर दिया तो आ जाएंगे। उस ट्रेड डील से इंडिया की फ्यूचर यानी अमेरिकन इकोनॉमी को इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के लिए ओपन अप करने की एक रास्ता दिखनी चाहिए, तभी अपनी जीडीपी ग्रोथ में भी एक तेजी 7, 7.5, 8 उसकी ट्रेजेक्टरी दिख सकती है। जी। तो मेरा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप ही ये एफआईआर वापस आएंगे। जैसे मैंने कहा, एक होगा आरबीआई का अच्छा रेट कट, दूसरा होगा एडिशनल 25% टैरिफ का हटाना, तीसरा होगा ट्रेड डील का एक विन विन की तरह ट्रेड डील अगर हो जाती है तो। जी। मीनवाइल हम अगर डोमेस्टिक मार्केट पे नज़र करें तो अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। जो स्पाइक हमने देखा पिछले हफ्तों में वो है आईटी, पीएसयू बैंक्स, फार्मा देख लीजिए। यहाँ एक अच्छा हमने रुझान देखा है, इंटरेस्ट देखा है, बाइंग इंटरेस्ट। कैसे देख रहे हो आप, कहाँ आप निवेश कर रहे हो अभी, ये हिसाब से कहाँ करना चाहिए और कहाँ कर रहे हैं आप? तो इसमें आईटी और फार्मा एक तरफ है। वहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत करेक्शन हो चुका है, स्पेशली आईटी में देखें तो 1 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी भयंकर 20% के करीब है। तो एक वैल्यू जोन में आ गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसके बाद ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के सिलसिले में थोड़ा आईटी में रियलोकेशन हो रहा है। सेकंड, आपको पिछले फ्राइडे, ये वाला फ्राइडे नहीं, पिछले फ्राइडे को भयंकर रुपी का डिप्रिशिएशन हुआ था। उस डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी के कारण एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में थोड़ी रुझान आएगी, तो आईटी एंड फार्मा को उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो दो चीज है, एक करेक्शन हुआ है और दूसरा आपको एक रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको सीधा मिलता है। तो आईटी और फार्मा में ये पॉजिटिविटी का वो एक कारण है। पीयूसी बैंक्स में तो बात अलग है। पीयूसी बैंक्स में क्या है, एज इट इज वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के खिलाफ अगर कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू बुक में बहुत डिफरेंस है अभी भी, इतनी बड़ी रैली के बाद भी। सेकंड, जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं आरबीआई बैंक्स को, उसमें पीएसयू बैंक्स का डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। जैसे उन्होंने लैंडिंग अगेंस्ट शेयर्स या लैंडिंग फॉर एक्विजिशन ये सब जो किया है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए खासकर वो पीएसयू बैंक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि अभी वो पुराने इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई लिमिटेड या आईडीबीआई लिमिटेड नहीं रहे। तो कैपेक्स को फाइनेंस करने के उनको पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और तीसरी बात है मर्जर की बात। आज भी कुछ खबर आई है कि गवर्नमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल स्केल बनाने की कोशिश है हमारी पीएसयू बैंक्स को, तो मर्जर अगर होता है तो इस बार पिछले मर्जर की तरह नहीं होगा कि कोई वीक बैंक को एक स्ट्रांग बैंक से मर्ज किया, नहीं, अब दो डिसेंटली स्ट्रांग बैंक्स को ही मर्ज करेंगे, क्योंकि अब मकसद है एक साइज इंटरनेशनल के, तो इंटरनेशनल कैपिटल, इक्विटी और डेट कैपिटल दोनों ये बैंक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो खाली इधर डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के ऊपर उनका डिपेंडेंसी नहीं होगा, बाहर की कैपिटल से वो लेंडिंग के लिए भी लॉन्ग टर्म कैपिटल रेस कर सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स की आउटलुक अच्छी है। और फाइनली पीएसयू बैंक्स का पॉजिटिविटी मैं अभी भी रख रहा हूं इनकी रैली होने के बाद भी, क्योंकि जब कैपेक्स की बढ़त होती है, और पिछली शो में भी मैंने कहा था ये शायद, कि जो कैपेक्स की एग्जीक्यूशन जो है वो ज्यादातर एमएसएमई और एसएमई सेगमेंट में होता है, और उनके लिए जो लेंडिंग की जरूरत है वो खाली पीएसयू बैंक्स कर सकते हैं, ना ही आपके एनबीएफसी ना प्राइवेट सेक्टर बैंक का उधर अनुभव है, उधर कैसे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, कैसे किया, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। मगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 30-40 साल से वो उस सेगमेंट को लेंड कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे लेंड करना, कैसे सपोर्ट करना। तो उनके लिए वो मार्केट शेयर ऑफ लेंडिंग बहुत बढ़ेगा जब प्राइवेट कैपेक्स पिकअप होती है। साल 1.5 साल तो लग जाएंगे उसको, अभी इमीडिएटली नहीं है, मगर जब वो होता है वो मार्जिन भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उस सेगमेंट को कंपटीशन नहीं है, तो 13-14% में भी लोन देते हैं वो, तो अच्छा मार्जिन भी बनेगा पीएसयू बैंक्स का। तो मेरा पीएसयू बैंक्स का अभी भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। यस, बहुत रैली हो चुकी है, मगर फिर भी मैं कहूंगा स्टे इन्वेस्टेड फॉर द मीडियम टर्म इन पीएसयू बैंक्स। તો પીએસયુ બેંક્સ, યસ, यहाँ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાખવો જ જોઈએ। હજી પણ અહીંયા એક રેલી બાકી છે, એવું નથી કે રેલી પતી ગઈ છે। આપણે વધારે પણ ચર્ચા